नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जो कि दुश्मनों की नींद उड़ाने वाला है, क्योंकि नेतन्याहू फिर से सत्ता में आ चुके हैं। आने से पहले ही धमक बहुत दूर तक मचने लगी है। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से इंडिया का साथ देने के लिए इजराइल भारत के मेक इन इंडिया कैंपेन को बढ़ावा दे रहा है, जम्मू कश्मीर में जाकर के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोल रहा है, जिससे आतंकियों को लग रहा है कि ये कहेगा तो कि हम यहां खेती कर रहे हैं, लेकिन अपनी खुफिया जानकारियों से और अपनी टैक्टिक्स, वॉर टैक्टिक्स से आकर के एक तरफ पाकिस्तान को थकाएगा तो दूसरी तरफ चीन को थकाएगा। दुश्मनों के क्या आलम है, इस बात को आज कवर किया इंडियन एक्सप्रेस ने अपने एक्सप्लेन में कि फ्रॉम यूएवी टू रिफ्यूलर हाउ इजराइल इज हेल्पिंग इंडिया कीप एन आई ऑन एलएसी। यानी कि हमारे मीडिया के भी जो प्रतिष्ठित अखबार हैं उन्हें भी पता है कि इंडिया के लिए पाकिस्तान एक सरदर्द ही है। इससे ज्यादा जो चैलेंज करने का, कंपटीशन करने में अगर किसी से मजा है तो वो चीन से है। तो चर्चा की जाए कि चीन को कैसे काउंटर करना है और काउंटर करने के नाम पर इजराइल हमारे साथ कैसे आ सकता है। आज का सेशन इसी विषय के ऊपर फोकस्ड है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नेतन्याहू फिर से सत्ता में आ चुके हैं और ये जो तस्वीर है ना, ये अपने आप में ये दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि भारत और इजराइल कितने घनिष्ठ मित्र हैं। ये जो आप अभिवादन की मुद्रा में प्रधानमंत्री को देख रहे हो, असल में ये भारतीयों का इजराइल के प्रति प्रेम है, जिसे आप इस तस्वीर के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हो। असल में प्रधानमंत्री भारत को होस्ट करते हैं, भारत को लीड करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर अगर नेतन्याहू के साथ इनकी मुलाकात होती है तो प्रधानमंत्री खुद प्रोटोकॉल तोड़कर इनको रिसीव करने जाते हैं, और वही व्यक्ति जब सत्ता में वापस आता है तो भाई साहब दुश्मनों की नींद तो हराम होनी ही है। क्यों? क्योंकि ये वो व्यक्ति है जिसने आज तक इजराइल का मान दुनिया में बढ़ाया ही है। ये वो व्यक्ति है जिसने अपने अगेंस्ट बैठे हुए देशों को भी, अमेरिका तक को मजबूर कर दिया कि उन लोगों से कहो जो मुझे स्वीकार नहीं करते एज ए कंट्री। मजबूरी में उन्हें स्वीकार करना पड़ा। इजराइल की तो कहानी किससे बहुत है, और मैं आज आपको कहानी भी बताऊंगा ताकि आज के लिए मैं आपको थोड़ा सा दिमाग में और कंटेंट देके चला जाऊं, क्योंकि आप में से बहुत सारे भाई बहन मेरे अब ऐसे हैं जिन्होंने मेरे कहने पर एक इन्वेस्टमेंट किया था कोको एफएम का, और वो अब उससे बहुत अच्छी अच्छी किताबें सुनते हैं, और मैं आजकल उन्हें आकर के कुछ अच्छी किताबें रेफर में करके चला जाता हूं कि इसको सुनिएगा, मजा आ जाएगा। आज के सेशन में चलते हैं, मैं आपको जानकारी दूंगा। तो एलएसी इज स्टेबल बट अनप्रेडिक्टेबल, चाइना बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। आर्मी चीफ ने हाल ही में 13 नवंबर 2022 को एक बयान दिया था। उस बयान से थोड़ी गंभीरता आ गई माहौल के अंदर। क्या कि एलएसी जो है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो हमारी चीन के साथ कश्मीर पर, लद्दाख वाले बॉर्डर पर जो बॉर्डर है ना, असल में जो हम मैप देखते हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा कश्मीर वाले, लद्दाख वाले क्षेत्र में इस समय चीन के पास है 1962 के वॉर से। उसके बाद वो जहां तक अंदर एंट्री किए हुए हैं, उसके बाद हम लोगों ने एक दूसरे के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बनाई हुई है। उसके बाद भी गलवान वैली जैसे इंसिडेंट होते हैं। ऐसी स्थिति में हमारी और चीन की जो क्लैशेस है ना, उन क्लैशेस को देखते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि यार ये जो कह रहे थे ना, हमारे आर्मी चीफ कौन है, मनोज पांडे जी, उन्होंने कहा कि भारत और चीन का जो सीमा विवाद है वो अभी दिख जैसा रहा है वैसा है नहीं। यानी कहा गया था कि वो पीछे हट रहे हैं, वो हटे नहीं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी हुई नहीं। बोले आप लोगों ने क्यों कहा था उस समय? बोले उस समय जो कहा था वो हमने आपको बताया, लेकिन अभी स्थिति कुछ और है। इन सारी बातों का विश्लेषण करेंगे कि भारत की कौन सी कमी का फायदा चीन ने उठाया था और अब हम उसका जवाब कैसे देने जा रहे हैं। आपको जैसे ही यह बात सुनने के लिए निकलती है कि नेतन्याहू सेट टू रिटर्न पावर इन इजराइल, प्रधानमंत्री ने जैसे ही प्रधानमंत्री पद पर पहुंचे और भारत ने उन्हें ग्रीट किया, तो बहुत सारी चीजें हमारे मन में क्लियर होने लगी। हमारे मन में क्लियर यह होने लगी कि जिन जिन क्षेत्रों में चीन हमारे साथ में नजरें मिला रहा था उसका तोड़ क्या है। तोड़ में हम उम्मीद देखते हैं, और उस उम्मीद के लिए न्यूज खुद जब इस बात को लिख रही हैं, इसका मतलब है कि इस बात में बहुत गहराई है। क्यों यूएवी और रिफ्यूलर कह करके यह कहा गया कि चीन को काउंटर करने के काम आएगा? इसका मतलब यूएवीज का कुछ विशेष योगदान है। सेशन में होगी चर्चा, लेकिन इस व्यक्ति के बारे में ना आप थोड़ा समय निकालिए। आज समय इसलिए निकालिए क्योंकि इजराइल की आबादी 1 करोड़ के आसपास है। वहां के हर व्यक्ति को सेना में जाना कंपलसरी है, खुद भी सेना में रहे हुए हैं। इनके भाई इनसे भी बड़े थे। असल में आपको मैं बताऊं साथियों, इनके भाई थे योनातन नेतन्याहू, वो मोसाद में काम किए हुए हैं, और इजराइल के ऊपर बहुत सारी स्टोरीज बनी हुई हैं। जैसे
आप अगर सुनना चाहें ना, तो इनकी एक खुफिया एजेंसी है जिसका नाम है मोसाद, और उसके 10 डेंजरस एक्शंस हैं, ऑपरेशंस हैं, जिनको आप सुनिएगा। उनमें एक ऑपरेशन है जो इनके भाई ने लीड किया था, और उनके भाई का नाम था योनातन नेतन्याहू। और ये जो एक्शन था ना योनातन नेतन्याहू के द्वारा, ये एंटेबे नामक एयरपोर्ट जो युगांडा पर है वहां किया था। मेरे रिकमेंडेशन पर आज आप इस सेशन को जरूर सुनिएगा कुकू एफएम पर, जो कि मात्र 199 रुपए में आप लोगों ने साल भर के लिए लिया हुआ है। मैं आपको सब्सक्रिप्शन दिलाने के बाद अब कुछ किताबें रोज रिकमेंड करता हूं, लगभग हर दूसरे तीसरे दिन किताबें रिकमेंड करता हूं। आज का मेरा यह रिकमेंडेशन है, और केवल निवेदन यह है कि जब सुन लो ना मोसाद के किस्से, तब कमेंट बॉक्स में आकर बता जरूर जाना कि कैसे लगे, ताकि रिकमेंडेशन देते समय भी अंदर से प्राउड फील हो। और जो लोग नए हैं, जो जुड़ना चाहते हैं, उन्हें मैं बता दूं, कुकू एफएम जिसका लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर आप लोगों के लिए 10,000 से ज्यादा किताबें ऑडियो बुक के रूप में अवेलेबल हैं, यानी जिन्हें सुन सकते हो, जिस पर आपको अपनी भाषा में, लगभग 7 से अधिक भाषा में, रीजनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेटेड बहुत सारी किताबें, हिस्ट्री, इवन इंडियन हिस्ट्री, मोटिवेशन, रोमांस, किस्से, कहानियां और बहुत सारी प्रेरक व्यक्तित्व कहानियां उपलब्ध है। और मैं आपको सेशंस के माध्यम से कुछ किताबें रिकमेंड करता रहता हूं। लिंक कमेंट बॉक्स में तो दिया हुआ ही है। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि आपको यहां पर नोट्स बनाने की फैसिलिटी स्लीप टाइम, जैसे आपने सुना और कुछ ऐसी बात लगी कि मुझे ये याद रखनी है, नोट्स बना लीजिए। सोते समय आपको लगता है कि अपने आप बंद हो जाए, मैं जब सुनता सुनता सो जाऊं, अपने आप बंद हो जाएगा, अलार्म भर दीजिए। आपको लगता है ड्राइव करते समय किसी प्रकार की व्यवधान ना हो, बस मैं सुनता चला जाऊं, तो ड्राइव मोड भी इसमें उपस्थित है। ऐसे फीचर्स के साथ आपको, वैसे तो सब्सक्रिप्शन 399 रुपीज में अवेलेबल है, लेकिन यदि आप मेरा कोड अंकित 50 लगाते हैं दिए गए लिंक पर क्लिक करके, तो आपको मात्र 199 रुपए में इसका सब्सक्रिप्शन साल भर के लिए प्राप्त हो जाता है। देरी किस बात की, मेरे से कहानी जैसे सुन रहे हैं, ऐसी और प्रेरक कहानियां वहां जाके सुनिए। आगे बढ़ते हैं साथियों, अब चर्चा करते हैं इस बात की कि मोसाद का क्या भारत में एंट्री हो सकता है क्या, क्योंकि जब इतने किस्से कहानी सुन रखे हैं, हमारे देश में भी RANW उपस्थित है, रिसर्च एनालिसिस विंग उपस्थित है, जिसके किस्से भी दुनिया सुनाती है। अमेरिका की जैसे CIA है, जिसके ऐसे पाकिस्तान की ISI है, इंडिया की RANW है। लेकिन मोसाद के किस्से कहानियां सुनते हैं तो मज में गूज़बम्स आने लगते हैं। सुनने में पता चलता है इतने साल पुराना बदला उन्होंने ले लिया। तो क्या इंडिया के केस में भी ऐसा संभव है? अजी आप देखते जाओ इंडिया में क्या क्या होगा, इसकी उम्मीदें आप इन बातों से लगा सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक कहानी की विस्तार से आपको बताते हैं। देखिए साथियों, असल में खबर है 2021 से निकली हुई, और खबर क्या है कि इंडिया की आर्मी ने 4 इजरायली हीरो, असल में हेरॉन बोलते हैं इसको, लेकिन मैं हीरो शब्द से संबोधित करूंगा, ड्रोन हमने खरीदे। किस बात के लिए खरीदे? ताकि चीन पर हम निगाह रख सके। आप पूछेंगे चीन पर निगाह रखने की जरूरत क्या है? तो चलिए थोड़ा और मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको क्या कहा कि हमारे देश के अंदर आर्मी चीफ जब ये लाइन बोल देना, आर्मी चीफ बहुत सेंसिबल आदमी होते हैं, राजनेता नहीं है जो राजनीति के अनुसार बातें बोले, ये जिम्मेदार लोग होते हैं। आर्मी चीफ अगर ये लाइन बोलते हैं कि LAC पर स्थिरता है, शांति है, लेकिन अनप्रिडिक्टेबल, यानी कल्पना नहीं कर सकते कि आगे क्या हो रहा होगा। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि चीन ने अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बंद नहीं किया है। कौन है हमारे आर्मी चीफ? मनोज पांडे जी, जिन्होंने भारत चीन सीमा को लेकर के ऐसा बयान दिया है। इनकी बयान के पीछे की कहानी क्या है, इनको जरूर समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले ना मैं आपको एक मैप दिखाता हूं। आप इस मैप को देखें। असल में जब हम अपना भारत का नक्शा देखते हैं, भारत माता के नक्शे में हम कश्मीर के इस पूरे बॉर्डर को भारत के साथ ही मानते हैं। वास्तविकता यह है कि अभी ना इस वाला जो अक्साई चीन वाला हिस्सा है, इस पर चीन का कब्जा है, और इधर की तरफ पाकिस्तान का कब्जा है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है ना। ये वाला जो हिस्सा है ना अक्साई चीन वाला, ये इन्होंने 1962 के वॉर में कब्जा कर लिया था। अभी तक ये उस पर बरकरार है। ऐसी स्थिति में असल में तो बॉर्डर यहां है भारत और चीन का, लेकिन चूंकि चीनी सेना इतना अंदर तक आई हुई है, तो जहां तक ये लोग आए हुए हैं उस बॉर्डर को कहा जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, दैट इज LAC। अब इस LAC को ही हम तब से लेकर आज तक एक तरह से भारत और चीन की जो सेनाएं खड़ी हैं ना, वो यहीं पर एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं। हम यहां पर नहीं हैं, और जो लड़ाइयां हो रही हैं ना, वो इसी बॉर्डर के इर्द गिर्द हो रही हैं। यानी चीन की इच्छा तो यह है कि यहां से भी अंदर एंट्री करूं। हम लोग तो यहां जाने की सोचते हैं। चीन ने हमारे ऊपर जो साइकोलॉजिकल प्रेशर, हम जिस चीज की खुशी मना लेते हैं कि साहब हमने इनको पीछे कर दिया, वो इस बॉर्डर की है। कोई खुशी की स्थिति नहीं है।
इस जगह पर एक जगह आपको दिखाई दे रही है जिसका नाम है दौलत बेग ओल्डी। असल में जो चीन के साथ हमारा विवाद शुरू हुआ था ना, वो इसी को लेकर शुरू हुआ था। दौलत बेग ओल्डी सियाचिन के आसपास के क्षेत्र में एक ऐसी जगह है साथियों जहां पर फ्लाइट उतर सकती हैं। अच्छा, चीनियों को दिक्कत क्या है कि इस बॉर्डर के उस पार ये क्या कर रहे हैं किसी को पता ना हो। जैसे इंडिया आज ये कहता है कि पीओके हमारा है, हम लेकर रहेंगे, कल को एलएसी वाले हिस्से के इस पार के हिस्से पर भी इंडिया क्लेम करेगा, भाई हमारा है ही, क्लेम क्या करेगा। ऐसी स्थिति में इन चीनियों को दिक्कत यह है कि कल को इन्होंने यहां पर अपना एयरपोर्ट बना लिया तो ऐसी स्थिति में इनकी यहां पर बहुत ज्यादा रीच हो जाएगी। इसको ही रोकने के चलते गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था। हमने एक रोड बनाई थी यहां से, असल में इस बॉर्डर के किनारे एक रोड बनी थी, मैंने काफी सेशन किए हैं इसके ऊपर, देख लीजिएगा समय निकाल के। फिलहाल के लिए दौलत बेग ओल्डीन के लिए चिंता हुआ करती थी। ठीक है साहब, हम लोग क्या करते थे, हम अपनी फ्लाइट्स को यहां ले जाते। अच्छा बाय द वे, ये बहुत ऊंचा लड़ाई का क्षेत्र है ना, बहुत ऊंचा लड़ाई का क्षेत्र है। अच्छा मैं एक चीज इसमें बीच में बोल देता हूं, मेरे पास कहने के लिए बहुत सी बातें होती हैं, कंट्रोल नहीं कर पाता। असल में मैं आपके लिए एक प्रयास और कर रहा हूं, जब भी डिफेंस से रिलेटेड मैटर्स आए ना, तो मैं कोशिश करूंगा आने वाले टाइम में आपके साथ में कुछ ऐसे डिफेंस के एक्सपर्ट्स को भी ऐड किया जाए जो कर्नल रैंक के हों, ब्रिगेडियर रैंक के हों, जिनसे आपके सामने उस जगह की रियल स्थिति पर उनकी भी टिप्पणी जानी जा सके। कोशिश करेंगे, आपका प्यार रहा तो निश्चित ही हम आगे बढ़ पाएंगे इन विषयों के ऊपर। कुछ ऐसी पॉडकास्ट करेंगे, ऐसे लोगों के साथ चर्चा करेंगे कि स्थितियां कैसी होती हैं, है ना। एनीवे, तो फिलहाल के लिए आप इस क्षेत्र को जो देख रहे हैं हमारे लिए चिंता का विषय था, और चीनियों को यह पता था कि यार इतने डिफिकल्ट एरिया में ये फ्लाइट लैंड कर दिए तो हमारे लिए चिंता हो जाएगी। हमको इन्होंने दिक्कतें खड़ी की, गलवान पर हमारा ध्यान केंद्रित कर दिया। इंडिया ने बचने का रास्ता ढूंढा। क्या किया, इंडिया ने कहा बेटा रुको, तुम फ्लाइट से डर रहे हो, हम यहां पर यूएवी उड़ाएंगे, ड्रोन उड़ाएंगे। अब ड्रोन की मुसीबत क्या है साथियों, ये बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत है ना, हिमालय है, ये पूरा की पूरा हिमालय है। भाई हिमालय की आप ऊंचाइयां जब सुनते हैं, 7-8 किलोमीटर लंबा हिमालय, ऐसी स्थिति में इतनी ऊंचाई तक उड़ने के लिए 24-25 हजार फीट ऊंचाई पर उड़ने के लिए आपके पास इतना सक्षम ड्रोन कहां से मिलेगा। इस ड्रोन को पकड़ने के लिए हमने तरीका अपनाया, किसका, इजराइल का। क्या है, हमने इजराइल से 4 इजरायली हीरो ड्रोन लिए। ये वो ड्रोन है साथियों जिनको मैं हीरो बार बार बोल रहा हूं, इनका नाम हेरॉन है। ये 35,000 की फीट की ऊंचाई पर उड़ सकते हैं, 10-10 किलोमीटर धरती से ऊपर की ऊंचाई पर ये उड़ सकते हैं आराम से, यानी कि कम एयर में भी बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और निगरानी के मामले में इतने सक्षम कि इनकी सक्षमता को खुद दुनिया मानती है, यानी कि ये सब लोग ये मानते हैं कि यदि ये आसमान में उड़ रहा है तो कुछ नहीं छोड़ेगा, सब देख लेगा ये। क्यों, क्योंकि खुद सैटेलाइट से कनेक्टेड रहता है ये, और रियल टाइम नीचे सूचना देता है। यानी अगर मान लो ऊपर ये उड़ रहा है और नीचे की तरफ कमांडो चल रहे हैं तो रियल टाइम सूचना ट्रांसफर करता है। इतना गजब कम्युनिकेशन सिस्टम इसके अंदर लगा है, हमने ले लिया। मैं आपको याद दिला दूं, बाय द वे यही वो स्थान है बिल्कुल इन्हीं क्षेत्रों के आसपास जहां हमारा आईटीबीपी का कैंप, शोक नदी, सड़क जिसके ऊपर चीन को आपत्ति थी, ये सब चीजें आपको यहां से दिखाई दे जाएंगी। ठीक है, अच्छा तो ये गलवान वैली की हिंसा हमने आपको चर्चा में ली थी। अब क्या है ना, मैं एक चीज और आपको यहां पर याद दिलाना चाहूंगा। आपको याद है कुछ दिनों पहले हमने एक खबर कवर की थी, और वो इंडिया के अंदर पूरी तरह खबर बनी थी कि भारत की चीन के साथ वार्ता सफल रही और चीन अपनी सेना पीछे हटा रहा है ना। आप यहां पर देख सकते हैं इंडिया चीन डिसएंगेजमेंट, ये 9 सितंबर 2022 की खबर है। मैंने कहा ना, भारत की सेना के चीफ अगर कोई बात बोल रहे हैं तो उनकी बात को गंभीरता से लेने की जरूरत है। ऐसी स्थिति में 9 सितंबर की खबर क्या है, इंडिया चाइना डिसएंगेजमेंट, चाइनीज ट्रूप्स स्टार्टेड विथड्रॉइंग फ्रॉम ईस्ट लद्दाख। पढ़ाया था बताऊं, ये रहा देख लो। ये मैंने आपको मेरे दूसरा जो चैनल है हमारा, उसके ऊपर मैंने ये कवर किया था कि लद्दाख की सीमा क्षेत्र से भारत और चीन की सेनाओं का पीछा हटना शुरू। 2 महीने डॉट पहले मैंने आपको ये चीज पढ़ाई थी। क्यों, और इसमें घटना भी बताई थी कि क्या कारण था, कैसे हुआ था, है ना। और अभी क्या न्यूज निकल कर आती है, अभी न्यूज ये निकल कर आती है जब हमारे देश की तरफ से बात निकलती है, हमारे अध्यक्ष साहब बोलते हैं कि साहब यहां पर सब कुछ अच्छा नहीं है। वास्तविकता यह है कि वो लोग तो पीछे हटे ही नहीं। अबे वो तो उनका ट्रैफिक था जो ऊपर नीचे हो रहा था, हम गलती में जी गए, यानी कि वो वहीं पर खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको अभी भी इस डेप्सांग प्लेन से और नीचे जो डमचौक वाला इलाका है, यहां से ये कोई भी पीछे नहीं हट रहे, ये वहीं की वहीं खड़े हुए हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने कहा यार अब इनको ना थकाना पड़ेगा, मतलब ध्यान भटकाना पड़ेगा। इसके लिए हमने तरीके लगाने शुरू किए। उन तरीकों में से एक तरीका है कि अब हम अपने सहयोगियों को इन्वॉल्व करें। अभी तक बॉर्डर एरियाज में हम अपने सहयोगियों को इन्वॉल्व नहीं करते। मतलब आप कभी शायद ही ये सुने कि अमेरिका का हमने बेस वहां बना लिया या रशिया का बेस वहां बना लिया, लेकिन इजराइल का बेस कश्मीर में बन रहा है।
कहे उसको खेती के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रहे हैं, लेकिन आपको भी पता है खेती हुई, ट्रेडिंग हुई, ये किस काम के लिए होती हैं? हम तो कहेंगे खेती ही होती हैं साहब। तो ऐसी स्थिति में चीन की कथनी और करनी में अंतर है, आर्मी चीफ का ऐसा कहना है, और आर्मी चीफ की बातों को हम मानते हैं, और इसी कारण से हम चीन में निगरानी करने के लिए एक हेरॉन ड्रोन खरीदे जो 30 से 35 हजार फीट की ऊंचाई से निगरानी रखता है, और भारतीय सेना को इमरजेंसी के अंदर इसको खरीदना पड़ा। कारण समझ में आ गया? आपको इस चीज को रिलेट करना होगा। जब फ्लाइट्स नहीं उड़ पा रही हैं उस जगह आप कह रहे हो कि हम यहां पर इमरजेंसी खरीद के अधिकारों का उपयोग करके हेरॉन ड्रोन खरीदेंगे। इसका मतलब ईस्टर्न लद्दाख एरिया में निगरानी के लिए, जहां पर दौलत बेग ओल्डी में तुमको उतारने में हमारे हवाई जहाज दिक्कत आ रही थी, अब वहां का हम कोई दूसरा तरीका अपनाएंगे। और इसी तरीके में हमने अपने यूएवी जो है उसके डिवीजन को तैयार करने के आदेश दे दिए। आकस्मिक फंड, इमरजेंसी फंड का उपयोग करके हमने इजराइल से इन ड्रोनों का सौदा कर लिया। ठीक है, अब ये चीज तो हो गई साहब। अब इसके बाद में आगे क्या हुआ, अब वो सुनो। जब ये चीज सक्सेसफुल निकली, क्योंकि हमको अपनी वार्ताओं में ये पता चल गया कि चीन को इनसे दिक्कत है। जब दिक्कत है तो चीन ने भी कुछ ऐसा ही काम किया। चीन ने क्या किया कि तुमको बदला दिखाने के लिए हम भी यूएवी उड़ाएंगे। आप अप्रैल की खबर देख सकते हैं, जो अप्रैल 17 की खबर है 2022 की, जिसमें यह कहते हैं कि हम भी अपने बॉर्डर एरियाज में यूएवी उड़ाएंगे। अगर तुमने उड़ाया, उड़ाओ बेटा, तुम तो इन्वेडर्स हो, तुम्हारे ऊपर निगरानी रखना हमारा काम है, तुम क्या रंगदारी रखोगे, हम तो अपने मालिक हैं। ऐसी स्थिति में भारत को यह समझ में आया कि इनको जो असली दिक्कत हो रही है ना, वो हमारे ड्रोन उड़ाने से हो रही है। कोई बात नहीं, इंडिया ने इससे इजराइल से कहा कि गुरु और ड्रोन चाहिए हमें, क्योंकि हमें पता चल गया कि इनको कोई देखता है ऊपर से। आपको याद है मैंने आज एक सेशन किया था जिसमें मैंने बताया था कि जस्टिन ट्रूडो को शी जिनपिंग इसलिए झड़क दिया कि तुमने यार हमारी बात किसी को क्यों बता दी। असल में चाइनीज लोग ना बड़े गुप्त प्रकार के हैं, मतलब जाली प्रकार के लोग हैं। ये बाइडेन से झगड़ लिए इस बात के ऊपर कि तुम हमारी बात ताइवान को नहीं बताओगे, है ये ट्रूडो से लड़ लिए इस बात के ऊपर कि अपनी बात किसी और को क्यों बता दिए। ये श्रीलंका को लोन दिए हैं और कह के रखे हैं कि तुम ये नहीं बताओगे कितना परसेंटेज ब्याज पर दिए हैं। पाकिस्तान को भी यही हालत, यानी इनको ना गोपनीयता नाम की जो चीज है ना, ये डरते हैं। मतलब इनको पता नहीं कहीं से ऐसा लगता है, आप देख लो इनका कोई सोशल मीडिया नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, कारण इनको डर लगता है किसी को अंदर का राज पता चल गया तो क्या होगा। राज क्या मतलब, सच्चाई पता चल गई तो क्या होगा। ऐसी स्थिति में अगर हमारा ड्रोन उड़ेगा तो इनको तो बहुत दिक्कतें आएंगी। इंडिया ने कहा लो बेटा तुम्हारी दुखती रग दबाएंगे। ऐसी स्थिति में भारत ने इजराइल एरोस्पेस जो कंपनी है, इंडस्ट्रीज नाम से जो कंपनी है जो हेरॉन ड्रोन बनाती है, उससे कहा कि गुरु सुनो, तुमने अब तक जो काम किया काम बढ़िया कर दिया, अब एक काम करो, इसको इंडिया में ही बनाओ और बड़ी मात्रा में इसकी सप्लाई करो। ऐसी स्थिति में खुशी की खबर यह है कि इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने इंडिया में ही अपनी एक ब्रांच डालने की बात की है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ। इन दोनों ने मिलकर के अक्टूबर यानी गत माह एक दूसरे के साथ एक टाई अप साइन किया और उसमें कहा कि हम लोग आपस में मिलकर के एडवांस यूएवी, जिसने हेरॉन बनाया वो कंपनी कहती है कि इंडिया में आकर के हम हेरॉन पार्ट 2 बना देंगे, उससे भी बढ़िया वाला बना देंगे आपकी जरूरतों के हिसाब से, क्योंकि निगरानी से ये चिढ़ते हैं। देखो आप कहेंगे युद्ध क्यों नहीं कर लेते, युद्ध तो आपको पता चल ही गया कि इस दुनिया में युद्ध हो ही नहीं सकते। अगर हो सकते थे ना भाई साहब तो रशिया और यूक्रेन तबाह हो लिए होते। कुछ नहीं होगा, सब सेटल होगा। हम लोग परम ब्रह्म ज्ञानी हैं, ज्ञान की गंगा इंडिया से बहती है। हमने कह दिया कि पीस डिप्लोमेसी डायलॉग इस दुनिया का राग है। आप तो बस एक दूसरे के पिंच करते रहो, दुनिया ऐसे ही चलने वाली है। क्यों सब डरते हैं गरीबी से, सब डरते हैं भुखमरी से। हर देश अपनी तरक्की से डरता है, उसको लगता है कि अगर मेरी तरक्की पीछे हट गई तो मेरी सत्ता गिर जाएगी, बस इतना ही चक्कर है। आपने रशिया यूक्रेन का हाथ देख ही लिया, कुछ भी नहीं हो रहा है। सब लोग कंसिलिएशन कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, पोलैंड पे स्लाइड फाइल वो गिर गई, मिसाइल गिर गई, कोई नहीं, रशिया ने नहीं चलाई तो यूक्रेन ने चलाई है। मतलब सबको लगा भाई युद्ध मत करो यार, बहुत फंस जाएंगे। तो इंडिया और चाइना का युद्ध कोई चालेगा, असंभव है, लोड ही मतलब हो ही नहीं सकता। यही छुटपुट घटनाएं होंगी कि कभी वो हम पर एग्रेशन कर दिया, हम कभी उन पर कर दिए, बस यही सब चलता रहेगा। कुछ पागल लोग हैं ना इस धरती में, कुछ एक जैसे पाकिस्तान है, नॉर्थ कोरिया है, जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जिनके लिए कहा जाता है नंगे पूछे सबसे ऊंचे, उस टाइप के जो लोग हैं उनको संभालने की जरूरत है। इसलिए दुनिया का हर देश उनको पालता रहता है कि आईएमएफ से लोन ले लो बेटा, तुम्हारी सत्ता को हटा देंगे हम, तुमको पैसा दे देंगे ताकि तुम थोड़ा सा पलते रहो, भुखमरी में ना मरो। एनीवे, तो ऐसी स्थिति में हम लोग आपस में मिलकर के डील कर लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर के कि भाई सुनो, हम लोग इंडियन एयरफोर्स के लिए यूएवी बनाएंगे। बोले ठीक है सर, तैयार हो गए, हम लोग बढ़िया से बनाएंगे, आप जो चाहते हैं वो बना लेंगे। MK2 हेरॉन MK2 यानी कि एक इसका अपग्रेडेड वर्जन और बना देंगे। बोले ठीक है। अब इसमें क्या खासियत होगी,
बोले जो आपको चाहिए ना बिल्कुल वैसा बनाएंगे हम। बोले ठीक, बहुत अच्छी। इसकी खासियत जब मैं पढ़ रहा था ना, जैसी जैसी चीजें होती हैं, कितना किलोमीटर तक उड़ सकता है, 24 घंटे उड़ सकता है, 600 किलोग्राम का वजन ले जा सकता है, ये तो खूबसूरतियां हैं ही इसके अंदर। एक गजब खूबसूरती है इसके अंदर। क्या? जैसे ना इसमें पहिए लगे हुए हैं, जैसे देख रहे हो ये पहिए लगे हुए हैं। बोले वाह क्या गजब चीज दिखाया गुरु, बहुत इंटेलिजेंट। अरे रुको जरा, अब ये जो पहिए हैं ना, इन पहियों का यूज क्या होता है? सामान्यतः जब हवाई जहाज उड़ता है, अगर आपने देखा है और बैठे हैं, यात्रा की है, तो आपने देखा होगा टेक ऑफ करता है। टेक ऑफ करने के लिए रनवे पर उड़ना पड़ता है, उड़ करके फिर अच्छी सतह पर उड़कर ऊपर उठता है। इसके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। बोले क्या बात कर रहे हो, क्या ये सीधा उड़ जाता है, क्या हेलीकॉप्टर है क्या? नहीं, इसके लिए आपको रनवे बनाने की जरूरत नहीं है। किसी भी खतरनाक जगह पर आप इसे लैंड करा दो, ये ऊबड़ खाबड़ जगह से भी ऊपर के उठ करके निकल लेगा। मतलब एकदम एसयूवी वाले फीचर लगे हुए हैं इसमें, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है, अभी तक जितने भी ड्रोन्स आप देखते होंगे, सामान्यतः उनके पहिए भी उड़ते समय पर यूं ही लटके रहते हैं। इसके साथ ऐसा नहीं है, उड़ते उड़ते ये पहिए अपने अंदर डाल लेता है। इस टेक्निक को रिट्रैक्टेबल लैंडिंग गियर कहते हैं, जो हवाई जहाज के अंदर होती है, ताकि स्पीड इसको बढ़िया से मिल सके। तीसरी सबसे बड़ी बात, ये जब कहीं भी उड़ सकता है और सैटेलाइट से इसका गजब का कनेक्शन है। ऐसी स्थिति में अगर कहीं भी आप इसको कहीं उतार दिए, मान लीजिए कि इसका फ्यूल खत्म हो गया, डीजल से चलने वाला है, 24 घंटे उड़ा, खत्म हो गया फ्यूल, आप इसको कहीं उतार दो, 2 व्यक्ति को लेकर भेजो, बाल्टी में कि तेल डालिया उसमें, फिर उड़ जाएगा वो, तो वहीं से फिर उड़ करके चल देगा। यानी कि जहां से चला था वहीं आने की जरूरत नहीं है। आपने मान लीजिए अलवर से उड़ाया, मैं जहां खड़ा हूं वहां से उड़ाया, जम्मू भेज दिया, ये वहां उतरा, तेल भरा, ऐसा नहीं है। जैसे अपने शादियों में क्या होता है, वो ड्रोन वाले भैया जब तक फोटो खींचने के लिए उड़ा रहे होते हैं तब तक उड़ा रहे होते हैं, फिर वो जितना दूर भेज दिए फिर उसको वापस भी वहीं बुलाते हैं, आओ बेटा तुम्हें बंद करेंगे। इसके साथ ऐसा नहीं है। आपने उड़ाया, जम्मू में लैंड कराया, फिर वहां से उड़ा दिया, फिर कहीं और उड़ा दो, हवाई जहाज है ये उड़ता फिरता। फिर आप इसको यूएवी क्यों कह रहे हैं? अरे भाई इसका मतलब है अनमैन्ड एरियल व्हीकल। इसमें आदमी नहीं बैठता है, इसमें बस कैमरे लग रहे हैं जो देखते रहते हैं। यानी जो अपन कहते थे ना, ऊपर वाला सब देख रहा है, वो असल में इसके लिए भी कहा जा सकता है कि यूएवीज वो हैं जो सब देखती हैं। और इनमें गोला बारूद लगा दो तो फिर कहने ही क्या, फिर तो ये उड़ते फिरते सारी रोबोट ही हो गई। चलिए तैयारी इसी में रही है, इंडिया भी इसी क्षेत्र में बहुत कुछ आगे सोच रहा है। चलिए ये तो पहली बात हो गई। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसके साथ मिलकर के ये काम किया। एक और चीज में हम आगे निकल लिए, क्या हुआ? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसी इजराइल एरोनॉटिक्स इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर के एक और काम किया। हमारे जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स हैं, पैसेंजर एयरक्राफ्ट से मतलब क्या है? देखिए जैसे हवाई जहाज में आप बैठकर उड़ते हैं, यात्री विमान होते हैं, ऐसे ही सेना के पास भी सैनिकों को ले जाने के लिए भी यात्री विमान होते हैं। हमने क्या तरीका अपनाया इनके साथ मिलकर के कि यार सुनो, तुम बहुत अच्छे हो, एक काम करोगे? बोले बताओ। यार इसके अंदर एक तकनीक विकसित करो, तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है? बोले हाँ। बोले इनको ना मिड एयर रिफ्यूलर बना दो। बोले कैसे? बोले इनमें इतना तेल भर दो कि ये हवा में ही उड़ते उड़ते किसी दूसरे जहाज में तेल भर दें। बोले क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ यही कर रहे हैं। कोई भी विमान उतर करके जब आता है, जैसे एक बात बताएं आपको, कभी भी कोई पैसेंजर ट्रेन जब चलती है, पैसेंजर ट्रेन को रुक करके वापस पकड़ने में स्पीड में औसतन 30 मिनट का असर पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि पहले उसको रिदम तोड़कर रुकना है, फिर उसको उठना है। आपके लिए वो 2 मिनट का हॉल्ट होता है, लेकिन गाड़ी की सीमा पर लगभग 30 मिनट तक का फर्क पड़ जाता है। फ्लाइट के साथ भी ऐसा होता है। पहले वो स्पीड में 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में उड़ रही है, तेल भराने के लिए नीचे आना है, फिर उड़नी है। इतनी देर में दुश्मन ने तबाही मचा दी। आप इसमें क्या कर रहे हैं? आपकी फ्लाइट हवा में उड़ रही है, हमने एक रिफ्यूलर बना लिया, कन्वर्ट कर लिया, जुगाड़ कर लिया। अब उसके अंदर तेल भर के भेजा, उड़ती फ्लाइट में हमने वहीं की वहीं तेल भर दिया, हवा में तेल भर दिया। भाई सब करतब हो गया। ये तो करतब दिखा करके तेल भरने का जो कलाकारी है। पैसेंजर ऐसा नहीं है हमारे पास रिफ्यूलर्स नहीं है, हमारे जो फाइटर जेट्स हैं वो रिफ्यूल होते हैं, लेकिन हम पैसेंजर एयरक्राफ्ट को भी हम इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। पैसेंजर एयरक्राफ्ट इनटू मिड एयर रिफ्यूलर, हवा में भरने वाला जुगाड़ विकसित करो तुम यार, उतरने का झंझट ही नहीं। तो ये इजराइल के साथ मिलकर हम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अडानी बाबा को भी सब फायदा मिल गया है। अडानी और इजराइल ने ज्वाइंट वेंचर किया है, 13 जगह पर वो ड्रोन बनाएंगे, यानी प्राइवेट कंपनी भी आगे निकली हुई है। इसी के साथ साथ इजराइल एरोस्पेस ने अपनी एक सब्सिडरी इंडिया में 19 अक्टूबर को डाल दी, जिसके अंदर वो क्या करेंगे, मेक इन इंडिया के तहत, जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ना, ऐसे ही एरोस्पेस सर्विस इंडिया के नाम से इंडिया के अंदर अपनी एक फैक्ट्री डाल दी है, जहां पर इंडिया के लिए ही प्रोडक्ट बनाए जाएंगे। यानी कि भारत के मेक इन इंडिया जो प्रोजेक्ट है उसको आगे लेकर के भारत की आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा पाकिस्तान के ऊपर में मिर्च मसाला डालने। मसाला भाई साहब क्योंकि खाने में असली मजा उसी को आता है। सुनिए क्या है, इजराइल टू ओपन 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन जम्मू एंड कश्मीर एज पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट।
खेती होगी कहां पर? जम्मू कश्मीर के अंदर। कौन करवाएगा? इजराइल करवाएगा। मोसाद वाला बोले हाँ। ऐसी स्थिति में ये जो एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट बनाएगा ना, यहां पे मुसीबत इनके साथ भी क्या है। ये भाई साहब इन्होंने अनाउंस किया हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलेंगे। इसका मतलब पहले समझ लो होता क्या है। इसका मतलब ये समझो जैसे कि ना एक बहुत बड़ा खेत बनाया जिसमें इजराइलियों ने आकर इजरायली विधि से खेती करना लोगों को सिखाना है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मतलब अब और कश्मीरी वहां आए, इजरायलियों से खेती करना सीखें और अपने क्षेत्रों में खेती करें। बाय द वे मैं आपको बता दूं, इजराइल इस मायने में वाकई में दुनिया के अंदर वर्ल्ड लीडर है। किस मायने में? रेगिस्तान में खेती करने के लिए इजरायली तकनीक सीखने के लिए राजस्थान से भी बड़ी संख्या में किसान राज्य सरकार के द्वारा भेजे गए हैं आज तक इजराइल। क्यों? क्योंकि राजस्थान में रेगिस्तान है। आप कहेंगे जम्मू कश्मीर में कहें, अरे भैया अपना जो लद्दाख है वो रेगिस्तान ही है, ठंडा रेगिस्तान है, बर्फीला रेगिस्तान कह सकते हो आप उसे। ऐसी जगह जहां पानी नहीं है वहां पर खेती कैसे की जाए उसको सिखाने के लिए इजराइल अपने द्वारा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, जबकि जम्मू कश्मीर में पानी भी है, लद्दाख के अंदर नहीं खोल रहेंगे, हम तो वही बता रहे हैं आपको। यहां पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डाल रहा है ताकि लो पानी के बजट में बढ़िया खेती कैसे की जा सके लोगों को सिखाएंगे। लेकिन साहब हम तो अच्छा ही समझ रहे थे, हमको तो असली मतलब तब समझ में आया जब धमकियां मिलने लगी। किन्होंने दे दी? आतंकवादियों ने धमकी दे दी। क्या धमकी दे दी भाई साहब? जैसे ही हमने ये बात कही तुरंत आतंकवादियों की धमकी आती है। क्या आती है देखिए जरा। 8 नवंबर के दिन अनाउंसमेंट होता है, 10 नवंबर को टेररिस्ट यहां पर धमकी दे देते हैं। क्या कह देते हैं कि इजराइल का जो प्लान है ना जम्मू कश्मीर के अंदर अपना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने का, हम उसे खुलने नहीं देंगे। तो बोले क्या करोगे? हम उसे गोले से उड़ा देंगे। हमें पगला गए हो? उनका एक व्यक्ति किसी दुनिया के अंदर कुलती के वो कुल 1 करोड़ होने की संख्या में 98 लाख के आसपास पॉपुलेशन है। तुम उनके अगर एक व्यक्ति को हाथ लगा दिए तुम बहुत गलत फंस जाओगे यार, मत करना। पर भाई साहब ये क्या बोल रहे हैं, और हम तो चाहते भी हैं कि आओ कुछ वक्त तो गुजारो कश्मीर में। हम ले जा रहे हैं इजरायलियों को वहां पे, आओ बेटा तुम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लगाओ। और इधर ये लोग धमकी दे रहे हैं। क्या धमकी दे रहे हैं? कि हम साहब गोला बारूद से उड़ा देंगे। अच्छा आप इधर देखिए, हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने की बात करते हैं। टेरर ग्रुप का नाम है द कश्मीर रेजिस्टेंस। उसने कहा है, जो कि पाकिस्तान के द्वारा सपोर्टेड है, उसने कहा कि यदि इन्होंने ऐसा किया तो हम इजरायली एसेट्स को, एसेट यानी कि जो संपत्ति यहां पर है उसको टारगेट करेंगे, गोले से फोड़ेंगे। आओ हम तुम्हारे इंतजार में हैं, तुम आओ ना प्लीज, एक बार आओ भैया जी प्लीज। अब ऐसी स्थिति में अगर ऐसा होता है तो भाई साहब मैं एक चीज बता दूं आपको, यहां पे इजराइल पहले भी कह चुका है, और क्या कह चुका है कि कश्मीर के मुद्दे पर मैं पाकिस्तान का किसी भी प्रकार का समर्थन नहीं करता। इजराइल और पाकिस्तान इतने बड़े दुश्मन है कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है ना उसमें एक शब्द लिखा हुआ है कि दुनिया के हर देश के अंदर यह मान्य होगा इजराइल को छोड़कर। यानी आप इस पासपोर्ट की वजह से इजराइल नहीं जा सकते। यानी इजराइल को पाकिस्तान एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। और हमारी बात बताएं, हम वो हैं कि हम अपने देश के अंदर जब इजराइल आजाद हुआ 1948 में, इजराइल पहली बार पैलेस्टाइन वाले क्षेत्र में बनकर प्रकट हुआ। 48 में बना है, आप देख सकते हैं पैलेस्टाइन पोस्ट के अंदर स्टेट ऑफ इजराइल इज बॉर्न। ये 16 मई 1948 की खबर है। 1950 में तो हमने इसको रिकॉग्नाइज कर दिया। ये इंडिया का स्टेटमेंट है। क्या? इंडियाज रिकॉग्निशन ऑफ इजराइल है। 2 साल में इसको पहचान दे दिया। अब आप इससे अंदाजा लगाइए, जिस देश को हमने आज से 72 साल पहले पहचान दी हो और दूसरी तरफ पाकिस्तान उसे एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज करने से मना करता है कि नहीं मैं पैलेस्टाइंस के साथ हूं, तो आप दोनों के प्यार का अंदाजा लगा सकते हैं। तभी तो जब 370 की बात आई थी तो इस समय पर इजराइल साफ साफ बोला था इंडिया का इंटरनल मामला है, हम इसमें किसी भी प्रकार की कोई राय नहीं देना चाहते, हम अपनी जगह सही हैं। तो इंडिया का जो हाल है वो आपको समझ में आया। असल में कहानी क्या है, पैलेस्टाइन के साथ में कश्मीरियत जोड़ करके पाकिस्तान जो है ना वो ट्रीटमेंट लेता है। असल में पैलेस्टाइन जो है वो मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है। पाकिस्तान सिंपैथाइज करता है पैलेस्टीनियंस को, इंडिया भी करता है भाई। इंडिया खुद कहता है कि इजराइल और पैलेस्टीन का 2 स्टेट सॉल्यूशन है जो यूएन प्रस्तावित करता है। ऐसा थोड़ी है, दुनिया की जितनी ज्यादा पॉपुलेशन वर्ल्ड के अंदर मुस्लिम्स की उससे कहीं ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया में रहती है। इंडिया इन सब बातों को मानता है, लेकिन पाकिस्तान क्या है ना, केवल एक ही पारी से खेलना चाहता है, उस सबको साथ और सबका विकास करने के पक्षधर में ही नहीं है। ऐसी स्थिति में कश्मीर पैलेस्टीनियंस नीड यूनिटी ऑफ पर्पस, ये पाकिस्तानियों का स्टेटमेंट है। ये पैलेस्टाइंस के साथ में कश्मीर को ऐड करते हैं। अब ऐसी स्थिति में जब ये इस तरह की हरकत करेगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पैलेस्टाइन जो कि इजराइल का कट्टर दुश्मन है, पाकिस्तान उसको सपोर्ट देता है, तो दोनों की किस तरह की गोटी बैठेगी वो आपको समझ में आना चाहिए। भारत ने अभी इन दिनों क्या किया आपको मालूम है, जब ट्रंप आए थे ना तो ये नेतन्याहू हुआ करते थे, इनको भाई साहब ट्रंप ने एक मुस्लिम राष्ट्र जिसका नाम यूएई है उसके साथ अब्राहम अकॉर्ड करवा दिया। मतलब
जो देश अब तक इसके खिलाफ युद्ध लड़े थे कि हम इजराइल को देश नहीं मानेंगे, उनसे यह स्वीकार करवा दिया कि बोलो इजराइल एक देश है। उन्होंने स्वीकार किया और उसे अब्राहम अकॉर्ड नाम दिया गया। यूएई जो कि सऊदी का परम मित्र हुआ करता था, वो यूएई जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में पाकिस्तानी रहते हैं, जब वो स्वीकार कर लिया तो भाई साहब पाकिस्तानियों के अंदर से निकली नहीं। इंडिया ने अब्राहम अकॉर्ड का स्वागत किया कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप इजराइल को स्वीकार करते हैं, दुनिया में सबको साथ रहना चाहिए। तभी तो हमने I2U2 बनाया, आई लव यू टू नहीं, I2U2, इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए, एक क्वाड बनाया जिसे वेस्टर्न क्वाड कहते हैं। एनीवे, इसके साथ साथ पाकिस्तानियों का तो आरोप तक ये है, इमरान खान बहुत अच्छे लगते हैं हमको, क्योंकि अगर कपिल शर्मा के बाद हमें किसी का शो देखने का मन करता है तो वो इन्हीं का है। ये क्या बोलते हैं, पाकिस्तान सऊदी अरेबिया वॉन्ट ज्वाइन अब्राहम अकॉर्ड एक्टिविटीज। कारण इनका कहना है कि मेरे ऊपर प्रेशर था, किस बात का, कि मैं इजराइल को एज ए कंट्री मान्यता दूं। अच्छा, वैसे ये सठिया गए हैं, आपको पता है हाल ही में ये यू टर्न ले चुके हैं इस बात के ऊपर कि अमेरिका इनको सरकार से हटाया था। अब ये यू टर्न ले चुके हैं कि हम अमेरिका के साथ अच्छे संबंध खाते हैं। 4 गोली पैर में क्या लगी, इनकी पलटी आ गई, समझे। खैर छोड़िए, खैर क्या इनका क्या फिर की लेना, हम फिर भूल जाते हैं। एनीवे, नेतन्याहू फिर से सत्ता में आ चुके हैं, हम उम्मीदों से भरे हुए हैं, देश के साथ कुछ अच्छा होगा, इस उम्मीद के साथ देश की सीमाएं सुरक्षित होंगी, और आप और हम तो हैं ही यार। वी इंस्पायर्स इंडिया, अंकित इंस्पायर्स इंडिया। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, और मोसाद के किस्से मेरे कहने से सुन लीजिएगा, मैंने लिंक कमेंट बॉक्स में पिन करवा दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया। अंकित 50 लगा करके 50% डिस्काउंट के साथ 250 साथी जो मेरे हैं वो 199 रुपए के अंदर मात्र कुकू FM से मोसाद के किस्से कहानी नहीं 10,000 किताबें सुन सकते हैं। और हाँ, आप जब इतना प्यार हमें देते हैं, अभी 21,000 साथी लाइव मुझे सुन रहे हैं, तो लाइक की संख्या इतनी कम क्यों? अगर आपको भी इंस्पिरेशन मिली आज के सेशन से, तो यार अपने मतलब प्यार में ही सही एक थम्स अप तो कर जाओ गुरु। और हाँ, चैनल पर प्यार आपने यूं ही बरसाया है और आप अभी तक सुन रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है, कर दो यार, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। बाय द वे, इस कंटेंट की PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर और GK भाई अंकित अवस्थी सर पर आपसे शेयर कर दूंगा। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू।